हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उसमें क्या कुछ किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी पे बात करेंगे भूपेंद्र रावत जी से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा कि मैं हैरान हूँ कि ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि हमने मांगा नहीं तो हमें कानून दिया क्यों गया। समाज की प्रगति के लिए कानून बनाए जाते हैं, जैसे बाल विवाह का कानून बनाया गया, जैसे ट्रिपल तलाक के कानून बनाए गए, जैसे दहेज प्रथा के कानून बनाए गए। तो समाज की प्रगति के लिए कानून बनाए जाते हैं, ये तर्क रहा प्रधानमंत्री जी का। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कानून के कलर पे बात की जा रही है, कंटेंट और इंटेंट पे बात नहीं की जा रही है। तो भूपेंद्र रावत जी से मैं बात करूंगा कि इनसे कानून के कंटेंट पे भी बात की जाएगी, कानून के इंटेंट पे भी बात की जाएगी, और इसके साथ साथ ही जो वो कह रहे हैं कि हमने कानून मांगा नहीं किसी ने तो क्यों दे दिया, उस पर जो तर्क था उनका, उस पर भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र रावत जी? सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन इंडिया की न्यूज़ के दर्शकों और तमाम जो अन्य चैनलों के दर्शक हैं, आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर सफ़ेद झूठ बोला, ये दुख और अफसोस की बात है। जैसे हमारे देश में ये कहा गया कि सती प्रथा का कानून सरकार ने अपने विवेक से बनाया, इसके लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था, ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारे देश में शिक्षा के अधिकार को लेकर उन्होंने कहा ये खुद ही बना। अनिल सदगोपाल बड़े शिक्षाविद हैं, ये उनकी अगुवाई में राइट टू एजुकेशन एक बहुत बड़ी लड़ाई अभियान देश के अंदर चला, तब शिक्षा का अधिकार का कानून बना। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा कि हम किसान निधि में 6,000 रुपए दे रहे हैं साल का। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते गंभीरता के साथ कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं मोदी जी को। मैं टेलीविजनों में और अखबारों की कतरन आपको दिखा सकता हूं। हमारी यूनियन का साफ मानना रहा है कि भारत में 100% लोगों के लिए खाद्यान्न पैदा करना, हमारे देश में 100 में 70% उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करना और 100 में 85% व्यावसायिक गतिविधि, पान की दुकान से लेकर के 7 तारा होटल तक, और मैं कहना चाहूँगा किराने की दुकान से लेकर बड़े माल तक 85% गतिविधियाँ या तो कृषि उपज या उससे बने सामान पर निर्भर हैं। और हमारे देश में माल ढोने का जल से लेकर थल तक और वायु से लेकर के रेल मार्ग तक 60-65% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे खेती किसानी की उपज पर निर्भर है। इन चारों का अगर मैं बात करूं हमारे देश के विकास में योगदान में, इसलिए हमने कहा, हमारी मांग रही है शुरू से, देश में खेती किसानी के काम में जुटे तमाम व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ये 17 रुपए रोजाना की भीख के बराबर किसान निधि की बात करते हैं। मैं फिर जोड़ना चाहता हूं, इनके विपक्ष में राहुल गांधी न्याय योजना लेकर आए थे। राहुल गांधी की योजना पर हमने कहा था ये हमारा एक कदम आगे होगा। उसमें यह माना गया था कि 12,000 रुपए से कम किसी की आमदनी होगी तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, और भारत में किसान की औसतन आय 2860 रुपए है। ये आपको मानना चाहिए, मासिक की बात मैं कर रहा हूं, तो पूरी भरपाई की बात। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के कानून पर झूठ बोला कि कोई अभियान नहीं चला, किसानों की आय के लिए हमारी निरंतर लड़ाई रही, उसके लिए झूठ बोला। हमारे देश में सती प्रथा के लिए आंदोलन चला, उस पर झूठ बोला। मैं बाकी नहीं गिनती कराऊंगा। एक बात, दूसरी बात हम महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, उन्होंने इसको अपवित्र भी बताया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे पर जिंदा रहता हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दावा कर चुके हैं कि वो 40 साल तक भीख मांगते रहे। अब 40 साल तक भीख मांगकर अपना पेट पालने वाला परजीवी आंदोलन जीवियों को भी परजीवी बोलता है। हमारे देश में कोरोना काल के अंदर आज आपने देखा होगा एक और विलाप प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम डर गए थे, हम घबरा गए थे, हमें बहुत भयभीत हो गया था, इसलिए हमने ताला बंद किया। मामला इतना सरल नहीं है दोस्तों। 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ भारत में तालाबंदी से। ये मूर्ख आदमी ताली बजा करके नोटबंदी किया। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार के आंकड़े हैं, साधारण व्यक्ति के नहीं। ये आंकड़े कहते हैं कि 16 और 17 में ताली बजाकर नोटबंदी से भारत को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, और 17 में टैक्स पद्धति बदल करके, नोटबंदी और टैक्स पद्धति से मिला करके 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।
असंगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और देश में तालाबंदी से 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और वो कहते हैं प्रयोग बनाएंगे। अरे नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया, टैक्स पद्धति बदल करके देश को बर्बाद कर दिया और आपने ताला बंद करके देश को बर्बाद कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में, ये कोरोना अभी भी है, कई टैक्स टीके नहीं लगे देश भर में, पर अब कोरोना नहीं निकल रहा है। लेकिन बड़ी बात बताता हूं, आपने उद्योग खत्म कर दिए, होटल इंडस्ट्री खत्म कर दी, व्यापार खत्म कर दिए, आपने रेल व्यवस्था खत्म कर दी। 14,445 रेल रोज फेरे लगाती थी, 200 रेल चल रही है। एकमात्र चीज बची थी भारत में, और भारत को बचाने के लिए वो थी हमारी खेती, किसानी और खाद्यान्न। और आपने इसको उठा करके 3 काले कानून ला करके हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलिहान को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का काला कानून लाए। अब आप कहते हैं कंटेंट पर बात करो। अरे मोदी जी, 11 दौर की चर्चा हो चुकी है। 18 प्रकार के प्रावधान हमारे देश की मंडी व्यवस्था, एमएसपी को खत्म करने के लिए, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए और किसानों की उपज को औने पौने दाम पर लूट करके, भंडारण करके देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए 18 किस्म के प्रावधान आपका दूसरा नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री है वो स्वीकार कर चुका है। और मैं तीसरी बात भी कहना चाहता हूं, आप कहते हैं, आपकी सरकार कहती है कि देश के लिए बहुत जरूरी है और 1.5 साल इसको टलवाने की भी बात करती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, या तो आप तय कर लें कि नरेंद्र तोमर जो बात करते हैं उस पर आपको यकीन है कि नहीं, और नरेंद्र तोमर जो बात करते हैं उनको संसद में बोलना चाहिए कि 18 प्रावधानों को हम संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में स्वीकार कर चुके हैं। तो हमने ये कहा, जिस काले कानून को हम सब काला कानून मानते हैं, इनको मांग किसी ने नहीं की थी। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी, आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बना 66 साल बाद। 1 जनवरी 2014 को अस्तित्व में आया, 26 मई को आपकी सरकार बनती है। 29 मई को ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को एक पत्रकार ने पूछा, इस कानून का क्या करोगे? उन्होंने कहा, हमारी सरकार तत्काल इसको लागू करेगी। और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी और केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हो जाती है। और दूसरा बैठता है, मोदी जी, अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछो, किसने मरवाया गोपीनाथ मुंडे को? क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने कहा था हम इस कानून को लागू करेंगे। और क्या कानून था? हमारे देश के किसान की जमीन 100 किसान में 70 से 80% किसान अगर लिखित सहमति नहीं देंगे, उनकी जमीन नहीं ले सकते थे। दूसरी बात, बहुफसली खेती और सिंचित खेती का अधिग्रहण नहीं हो सकता था। और तीसरी बात, हमारे देश के अंदर जिस किसान की जमीन जाएगी उसका भूमिहीन होने पर उसके पुनर्वास की गारंटी का प्रावधान था। और चौथी बात, 5 साल से ज्यादा समय हो गया हो भूमि अधिग्रहण किए हुए, हर उसका प्रोजेक्ट शुरू ना हुआ हो तो भूमि का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। और छठी बात, हमारे देश में खेती किसानी पर जो मजदूर काम करता है उसके परिवार को 5-5 लाख रुपए के देने का प्रावधान था। और जब हत्या हो गई गोपीनाथ मुंडे की तो दूसरा मंत्री बनता नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी कहते हैं किसान की सहमति लिखित रूप में 70 से 80% हमको मंजूर नहीं है। मैं आप सब देशवासियों से कहना चाहता हूं, ये देश के साथ गद्दारी है कि वफादारी? हमारे देश को खाद्यान्न से बचाने के लिए, संकट से बचाने के लिए बहुफसली खेती का अधिग्रहण न हो, ये प्रावधान हमको मंजूर नहीं है। किसानों का पुनर्वास की गारंटी हमको मंजूर नहीं है। और कोई प्रोजेक्ट लगने से अगर पर्यावरण दूषित हो तो वो हमको प्रावधान, उसका निदान करने के हमको मंजूर नहीं है। और खेती किसानी के काम में जुटे मजदूर को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान मंजूर नहीं है। और 5 साल में अगर अधिग्रहण की गई जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू ना हो, क्योंकि हमारे किसान की जमीन का तो रेट बढ़ता रहता है, आप जमीन लेंगे 50 साल पहले उसकी, ये प्रावधान मंजूर नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, काश हमारे किसान, हम इनके अध्यादेश के खिलाफ 3 बार उतरे सड़क पर, न केवल कानून बनाने पर जब नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने, मोदी जी आपकी सरकार ने दिसंबर 2014 में अध्यादेश जारी करके 2013 में बने कानून का भ्रूण हत्या की थी। हम सड़क पर उतरे 3 बार। काश उस समय हमारा पूरा हरियाणा, पंजाब और पूरा भारत खड़ा होता इस तरीके से, तो आज हमारा देश में न ये 3 काले कानून आते, न आज तक 279 किसानों की शहादत हुई वो होती, न हमारे देश में नोटबंदी, टैक्स पद्धति और लॉकडाउन के कारण हमारा देश बर्बाद होता। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, मोदी जी, हमारे किसान जुलाई से खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। न किसी के मास्क है, न कोरोना का भय, न शारीरिक दूरी, लेकिन खुले आसमान के नीचे शहादत देते हुए काले कानूनों को हटाने की लड़ाई, ये हमारी है मजबूरी। आपने पानी के भी तोप डलवाई, आपने आंसू गैस के गोले डलवाए, आपने कड़कती ठंड में आपने क्या क्या नहीं करवाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और बात आपने कही संसद से, आपने कहा 1 टेलीफोन दूर है।
मैं टिकरी बॉर्डर में बैठा हुआ हूं और चुनौती देता हूं मोदी जी, हमारे देश के अंदर संविधान पर मुझे यकीन है, सरकार में बैठे नेताओं के बाप की ताकत नहीं है। ये एम्बुलेंस के रास्ते हम खुलवाएंगे, ये चुनौती मैं आपको देता हूं। आपने क्या कर दिया? आपने एम्बुलेंस के रास्ते बंद करवा दिए। ये टिकरी बॉर्डर का मैं पीछे गया हूं, हमारे हरियाणा के बुजुर्ग वृद्ध उपचार कराने के लिए दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। आपने 5-5 मीटर की दीवार खड़ी करवा दी, फीट की दीवार खड़ी करा दी, कटले तार खड़े करवा दिए, आपने किले पिछवा दी। 1984 में बना जो हमारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ जो कानून है, उसके तहत जेल भी मोदी तुमको और खट्टर को योगी को जाना पड़ेगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, दर्शकों, अगर किसी भी मरीज का इलाज न होने पर, एम्बुलेंस के कारण टाइम से न पहुंचने पर अगर उसकी जान जाती है तो हमें भी सूचित करें। मैं भूपेंद्र रावत ये वादा करता हूं, हम मोदी पर 302 का मुकदमा बनाएंगे। ये हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान और चीन में अगर ऐसा करता तो गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत नहीं होती। ये अगर पाकिस्तान में ऐसा कर देता तो हमारे पुलवामा में जवानों की हत्या नहीं होती। अरे पुलवामा में जवान नहीं मरते तो मोदी सरकार दोबारा नहीं आती। अगर गलवान घाटी में जवान नहीं मरते तो बिहार में भाजपा की सरकार नहीं आती। और अब आपने देश में सरकार बनाने के लिए पुलवामा में जवान मरवाए, बिहार में सरकार बनाने के लिए आपने गलवान घाटी में जवान मरवाए और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए किसानों की हत्या करवाओगे मोदी, ये हमें मंजूर नहीं है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए ये जो गुमराह करने का षड्यंत्र है, मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, मैं भूपेंद्र रावत, नरेंद्र मोदी, हम निश्चित तौर पर नहीं बोलना चाहे, पर आदमी बात का होता है तो बाप का होता है, और जो बात का नहीं होता अपने बाप का भी नहीं होता है। ये हम सब लोग जानते हैं किसान परिवारों से। मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी, मैं आपको एक एक ज्ञापन की और अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी वो न्यूज जिसमें हमने कहा भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने कि हमारे देश में खेती किसानी के काम में जुटे एक एक व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। आपने भीख पकड़ा दी लोगों के हाथ में। और इसलिए भी मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर अगर खेती किसानी नहीं होगी तो 70% उद्योगों पर ताले लग जाएंगे, 65% ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खत्म हो जाएगी माल ढोने वाली, और 85% व्यवसायिक गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, और हमारा देश में विदेशी मुद्रा भंडार अनाज खरीदने के लिए कंगाल हो जाएगा, देश तबाह हो जाएगा। इसलिए खेती किसानी नहीं होगी तो देश का ना मुद्रा भंडार विदेशी बचेगा, ना उद्योग बचेंगे, ना व्यापार बचेगा, ना माल ढोने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम बचेगा। पता नहीं सत्ता और सरकार और सत्ता कंपनियों के दलालों की सरकारें बचेंगी कि नहीं बचेंगी, ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र रावत।